के अंदर हम लोग रिसीट्स एंड पेमेंट बना रहे थे जो कि जस्ट लाइक कैश बुक था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहे थे जो कि पीएनएल जैसा था, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। रिसीट्स एंड पेमेंट में तो कैश था, डेबिट साइड पे रिसीव आ रहा था, क्रेडिट साइड पे पेमेंट आ रही थी, चाहे कैपिटल रिसिप्ट हो चाहे रेवेन्यू रिसिप्ट हो, कैपिटल पेमेंट हो रेवेन्यू पेमेंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर पीएनएल जैसा था, अगर प्रॉफिट आता था उसको क्या बोला जाता था, सरप्लस, और अगर लॉस आ गया तो डेफिसिट। यही सरप्लस या डेफिसिट कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाता था, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। और क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल फंड कभी भी नहीं दिया होगा, जिसकी वजह से हमने ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई है। ओपनिंग बैलेंस शीट की बैलेंसिंग वगैरह क्या आएगी, कैपिटल फंड वही क्लोजिंग में चला जाएगा और सरप्लस डेफिसिट वहां चला जाएगा। हमने इस तरीके से कई क्वेश्चन करे थे, फिर हमने देखा था बच्चे सब्सक्रिप्शन का भी। ठीक है, जैसे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एसेट है लायबिलिटी है, क्या है ये एसेट, ओपनिंग होगा तो ओपनिंग में चला जाएगा, क्लोजिंग होगा तो क्लोजिंग में चला जाएगा। सिमिलरली सब्सक्रिप्शन इन एडवांस इज अ लायबिलिटी, ओपनिंग है तो ओपनिंग, क्लोजिंग है तो क्लोजिंग। तो आइए सर जी अब एक बड़ा क्वेश्चन करेंगे, अच्छा क्वेश्चन करेंगे। एक पॉइंट डिफिकल्ट है, बाकी सारे पॉइंट सही है। आज हमने दो क्वेश्चन करने हैं बच्चे। ओके, नहीं मेरे को दिखा दो, क्लास के बाद बता दो, मैं पता नहीं लगा। हाँ हाँ लेकर आया ना। ठीक है, आइए बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर 8। चलिए इलस्ट्रेशन 8 देखते हैं। द फॉलोइंग वॉज द receipts and payment of X club for the year ending 31st March 2022। ये मुझे कौन सी स्टेटमेंट दी है बच्चे, रिसीट्स एंड पेमेंट, कौन से साल की, 21-22। ठीक है जी, 31 मार्च होता है 21-22। बहुत अच्छी बात है, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, आप देखेंगे 100 रुपए, और क्लोजिंग भी दे रखा है 250। पर उसको ज्यादा गहराई से देखोगे तो आप देखोगे बैलेंस एट बैंक, बैंक का बैलेंस भी दिया हुआ है। प्रॉब्लम एरिया ये है कि ये पासबुक के हिसाब से दिया हुआ है। ठीक है, क्यों प्रॉब्लम एरिया है वो छोड़िए एक बार के लिए, और आप मुझे बताइए इसका मतलब ये डिपॉजिट, क्या आप मुझे बता सकते हैं डिपॉजिट क्या है। ये तो 100 तो कैश है, ये क्या होता है बच्चे, एफडी है बच्चे। डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, एफडी। तो ओपनिंग एफडी दे रखे और क्लोजिंग एफडी दे रखे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिखा देंगे। करंट अकाउंट किधर जाएगा, ये भी मेरे करंट अकाउंट का बैलेंस ही है, तो ये भी ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। बट मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी की सारी प्रॉब्लम है क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पास। आपको नहीं पता क्यों क्या प्रॉब्लम आ रही है, बट थोड़ा सा बीआरएस का लॉजिक आएगा। इससे ज्यादा अभी हमें रिसीट्स एंड पेमेंट दिया हुआ है, ठीक है। फिर मुझे एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है बहुत सारी। ठीक है, और मेरे को क्या बोल रहा है बच्चे, क्वेश्चन क्या बनाना है मैंने, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2022। आइए सबसे पहले फॉर्मेट बनाते हैं क्वेश्चन शुरू करने के। इनकम एंड एक्सपेंडिचर 21-22। विवेक जी आपका दोस्त क्यों नहीं आया हो, अमित पढ़ रहा है यहाँ पे, क्या हम खेलने के लिए बुला रहे हैं, उसको बोले एंट्री बंद हो जाएगी उसकी। अरे अगली क्लास में रेगुलर दिखना चाहिए। बैलेंस शीट 1/4/21। और बेटे सभी बच्चे अब रेगुलर आना शुरू कर दो, समझ रहे हो गया ब्रेक, हो गया काफी लंबा अभी आप लोग का, अब एकदम रेगुलर आओ। एंड सिमिलरली बैलेंस शीट 31st March 2022। ओपनिंग बैलेंस शीट दे दी, क्लोजिंग बैलेंस शीट दे दी, फॉर्मेट बना लिया। अब मुझे बताइए मैं सबसे पहले क्या हैंडल करूंगा, सब्सक्रिप्शन। आइए सब्सक्रिप्शन का डेटा देख। अच्छा जी, आओ बेटे, ये रहा सब्सक्रिप्शन ड्यू 1/4/21 एंड क्लोजिंग में 100 है। मैं कह रहा हूं मुझे समझ नहीं भी आ रहा कितनी इनकम है, इतनी बात तो कंफर्म है कि ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा और क्लोजिंग में जाएगा, तो वो पहले लिख देते हैं बच्चे। 150 किधर जाएगा बच्चे, ओपनिंग बैलेंस शीट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 150। और इसी तरीके से क्लोजिंग का डाल दूंगा आउटस्टैंड, आई एम सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी, ठीक है।
मैं चेक कर रहा था बेटे, काफी टाइम लगा दिया आपने। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये कितना था, क्लोजिंग कितना था, 100। तो सर जी मुझे नहीं पता, लेकिन इतना तो आइडिया लग ही जाता है, ये उधर है। इसके नीचे आप देखेंगे कुछ सब्सक्रिप्शन का नहीं दे रखा, ठीक है। पर अब मुझे क्या देखना है, हाउ मच सब्सक्रिप्शन इज रिसीव्ड। 2600, 2600 रिसीव हुई है, और नीचे का डेटा दे रखा। आप बता दो इनकम कितनी है मेरी। 2600 में प्लस क्या करूंगा, 100, आउटस्टैंडिंग एट द एंड मिला नहीं दिया मैं, और माइनस क्या कर दूंगा, 150, बस बेटे। सब्सक्रिप्शन में, सॉरी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव 2600 प्लस आउटस्टैंडिंग एट द एंड कितना था, 100 माइनस आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग 150, so it is 255। क्लियर है? नहीं, अगर इतना ही है तो यही बना दो। अगर अगर एडवांस भी होता तो इफ यू वांट, अगर नहीं तो वो भी अगर आप नीचे कर दोगे कोई दिक्कत वाली बात। कोशिश करना कि अगर टाइम है पेपर में तो पूरा लिख देना, नहीं हो रहा तो लिख दोगे तो चल जाए। वैसे तो चल जाता है, बट सेफर साइड मतलब लिख दो तो सही है। ओके सर, अब क्या करेंगे सर, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को एडिशनल डेटा एनालाइज करना है। और एडिशनल के अंदर सबसे पहला क्या आ रहा है बच्चे, अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग। 100 रुपए कहाँ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी, और 80 रुपए क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी। पहले तो डाल दीजिए ओपनिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी और क्लोजिंग। आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग 100 और 80, आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग 100 रुपए, एंड आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग 80 एट द एंड आ गया। और या क्लियर है? यस सर। ओके, अगला पॉइंट बिल्कुल मत देखना बेटे, सारा क्वेश्चन ही इसी की वजह से गड़बड़ हो रखा। यही पॉइंट कराना है मैंने आपको, अभी हम इसको इग्नोर कर देंगे, पहले हम सिंपल पोर्शन को करेंगे। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, ये चेक वाला बिल्कुल नहीं देखना, अभी नेक्स्ट देखते हैं। आप मुझे बताइए क्या बोल रहा है वो, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मशीनरी कितने की, तो क्या करूँ इस 800 का आपके हिसाब से, बैलेंस शीट में जाएगा एक बार, अभी डालना मत, ठीक है, एजी ट्रीटमेंट। और क्लोजिंग वाले का, क्लोजिंग बैलेंस शीट, आपको क्या लग रहा है, परचेज करा है, सेल करा है, क्या लग रहा है? परचेज तो लग रहा है, नहीं तो 800 से कम हो जाता सीधा। ठीक है, तो एक तो ये चीज थी, बहुत अच्छी बात है। तो कितने का परचेज करा, क्या इतना डेटा ही देख के एनालाइज हो सकता है, या रिसीट्स एंड पेमेंट में भी कुछ देखना पड़ेगा? परचेज तो यहां से भी निकल सकती है, जरा आप देखेंगे जरा, पेमेंट साइड पे परचेज अगर दिखे आपको तो। कौन सी है, कोई भी नहीं है। मूविंग मशीन, और ये क्या नाम था, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, तो वही है ना? है ना? तो आपने ड्यूरिंग द ईयर परचेज कितने की करी है बच्चे, 1500। बहुत अच्छी बात है जी, आपको यहाँ पे परचेज दिख रहा है 1500। और ये भी सवाल उठ सकता है सर, सेल भी तो हो सकती है सर, तो सेल में कुछ दिख रहा है? एग्जैक्ट, ये दोनों डेटा मेरे को एनालाइज करना है। अभी बात खत्म नहीं हुई है, लेकिन अब समझिए, मुझे ओपनिंग वैल्यू दे रखी थी। अगर प्लांट एंड मशीनरी की ओपनिंग वैल्यू बोलूं, कितना दिया हुआ था, 800। क्लोजिंग वैल्यू कितना दिया हुआ था, 1750। और मैंने रिसीट्स एंड पेमेंट से निकाला कि मैंने परचेज कितने की करी हुई है। इसका मतलब ये टोटल कितने का हो गया, 2300। अगर कहानी इतनी होती ना तो बची हुई वैल्यू को मैं डेप्रिसिएशन बोल देता, यानी कि 2300 का एसेट है, और मैं ये बोल देता भाई 2300 में से डेप्रिसिएशन कम हो गया, कितने रुपए बच्चे, 300, और ये 500,
50। ये समरी बन जाती, जो कि जनरली बच्चा गलती में यही बना देता है क्योंकि वो सेल वाला पॉइंट छूट जाता है। बट आप मुझे बताइए क्या ये सही है, क्योंकि इसमें सर मैंने अभी तक सेल को कंसिडर। अब मेरा आपसे छोटा सा सवाल है, आपके हिसाब से सेल ऑफ इक्विपमेंट कितने रुपए है? दिस इज सेल प्राइस और बुक वैल्यू? एग्जैक्टली, दिस इज सेल प्राइस, पैसा है। व्हाट इज द बुक वैल्यू? हाँ जी, हाँ, बुक वैल्यू गिवन है आपको? नहीं दिया हुआ, तो मैं बुक वैल्यू भी यही मान लूं, यानी कि 80 रुपए की बुक वैल्यू 80 रुपए की बिक गई, यानी कि ना ही कोई प्रॉफिट हुआ ना ही कोई लॉस हुआ, क्योंकि बेटे प्रॉफिट लॉस आ जाता तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी जाना पड़ता। तो आप समझिए व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो हमने बेचा है उसका सेल प्राइस भी 80 है और बुक वैल्यू भी 80 है। अच्छा जी, हाँ बेटे, तो आप मुझे बताओ, जो मैं परचेस को तो मैं ऐड करता हूं, जो मैं लेस करूंगा कितने रुपए लेस करूंगा? बट माई क्वेश्चन टू इज, दिस इज बुक वैल्यू और सेल प्राइस? अभी सेम है, ठीक है, बट अलग होता तो? एग्जैक्टली, बुक वैल्यू भाई साहब डेप्रिसिएशन के लिए। एक बात बताओ, अगर मैं 8,000 का बेच देता तो 8,000 माइनस कर देते आप, जितने की बुक वैल्यू वही तो बाहर करी जाती है। फिक्स्ड एसेट का लेजर बनाते, 100 का खरीदा 150 का बेचा, पर बाहर तो 100 से ही जाएगा ऐसे। ठीक है, सो बेसिकली आप ध्यान रखिएगा, ये क्या है? बुक वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड। ओके, अब आप मुझे बताओ बच्चे कि डेप्रिसिएशन बची हुई वैल्यू कितने की आएगी? एग्जैक्टली, सो दैट इज 470, और ये आपका क्लोजिंग है। समझ आया बच्चे वर्किंग नोट? अब ये कहाँ कहाँ जाएगा सर? हाँ देखो, ये तो 1750 तो आप बैलेंस शीट में डाल दोगे क्लोजिंग में, 800 भी कहाँ चला जाएगा बच्चे ओपनिंग बैलेंस शीट में? परचेस ऐसे ही पूछ रहा हूं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा? जाएगा? नहीं, नहीं तो क्यों नहीं? मशीन खरीदी है, जाएगा? अगर आप मशीनरी खरीदते हो तो वो खर्चा होता है, खर्चा नहीं होता भाई, नहीं जाएगा भाई। समझ रहे? मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप वैल्यू छोटी देख के कंफ्यूज मत करना भाई, ले दे के फिक्स्ड एसेट है, फिक्स्ड एसेट परचेस करते हो कब से चला गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो डिप्रिसिएशन जाएगा बस। समझ रहे हो? तो बेसिकली ये कहीं नहीं जा रहा, ये ऐड हो चुका है, गुड, ठीक है। बुक वैल्यू ऑफ एसेट, आपको क्या कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ तो इनकम एंड कुछ नहीं जा रहा, डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा? एग्जैक्टली, द वैल्यू ऑफ द मशीनरी कंज्यूम इज डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो आइए सर जी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में टू डेप्रिसिएशन 470, plant and machinery was 800, and closing plant and machinery is 1750। ठीक है बच्चे? ओके सर, जिंदगी आसान थोड़ी सी कर देता हूँ। पहले मैं हमेशा क्वेश्चन को, इसमें जनरली क्वेश्चन बच्चों को कंफ्यूज करता था, पर मैं सीधा बोल देता हूँ। इंटरेस्ट की बात कर रहा है सर कोई, नॉट येट एंटर्ड इन द ओपनिंग, तो कुछ नहीं है, क्लोजिंग 20 है, विच मीन्स थोड़ा सा ना गहरा जाना पड़ेगा। ये जो रिसीट्स एंड पेमेंट है, ये हमने बनाई है, एनपीओ ने, और अगर एनपीओ ने बनाई है, अगर अकाउंट होल्डर ने बनाई है, अगर कंपनी ने खुद बनाई है, तो वो कैश बुक होती थी। आप और डिटेल जाना पड़ेगा आपको। ये किसकी बुक्स है? हाँ, ये एक्स क्लब है, तो ये अपने पैसा जो आ रहा है और जा रहा है, ये खुद बनाएगा या बैंक से बनवाएगा? खुद बनाएगा, और खुद बनवाएगा तो खुद कौन सी स्टेटमेंट होती थी? कैश बुक। तो लॉजिकली तो एक कैश बुक होनी चाहिए।
पासबुक तो बैंक की जिम्मेवारी है, वो ठीक है, समझ रहे हो, पासबुक तो बैंक बनाता है ना बच्चे। आप सबका अगर बैंक अकाउंट है, आप सबकी स्टेटमेंट है, वो तो बैंक की रिकॉर्ड्स है। लेकिन क्या मैं कह सकता हूं कि हम लोग को अकाउंट्स में इतना तो जिंदगी में समझ आ रहा है कि ये जो एनजीओ है, क्या ये अपनी जर्नल एंट्री खुद नहीं डालता होगा? जर्नल एंट्री डालेगा तो लेजर बनेगा, लेजर बनेगा तो ट्रायल बैलेंस बनेगा, ट्रायल बैलेंस बन रहा है तो ही रिसीट्स एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट। एंड लेट मी टेल यू, रिसीट्स एंड पेमेंट इज नथिंग बट कैश बुक। और वो तो सर लेजर पोर्शन पे ही बन जाना चाहिए, बिल्कुल बन जाना चाहिए। तो जो कंपनी है वो तो, उसकी बुक्स में तो कैश बुक होनी चाहिए, या आप रिसीट्स एंड पेमेंट बोल दीजिए इसको। तो कंपनी ने बनानी चाहिए। क्या ये बात कंफ्यूजन नहीं आ गई कि पासबुक कैसे दे दी सर? बिकॉज पासबुक कैन बी डिफरेंट फ्रॉम कैश बुक। ठीक है, तो ये गड़बड़ है। ठीक है, लेकिन क्या क्वेश्चन मुझे कंफर्म्ड बात बता रहा है, ये स्टेटमेंट कौन सी है? बता रहा है इंटरेस्ट नॉट येट एंटर्ड इन पासबुक, और ये कह रहा है बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। और अगर ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट पासबुक ही थी, तो फिर इसमें कैश कैसे आ गया? सो दिस इज, मतलब किसी किनारे नहीं पहुंच सकती बात। लेकिन गिवन इंफॉर्मेशन में मैं एक बात कंक्लूड कर सकता हूं कि मेरी पासबुक है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन भी कह रहा है इंटरेस्ट नॉट येट एंटर्ड इन द पासबुक। तो भाई मैं इसको पासबुक ही मानूंगा भाई, और क्या मानूंगा। क्लियर है बच्चे? अब आप मुझे बताइए कितना इंटरेस्ट आपका इसमें दिख रहा है? 30 रुपए दिख रहे हैं? इधर है 30। हाउ मच इज नॉट बुक? 20। तो मैं क्या करूं, 20 रुपए की इनकम भी बढ़ा दूंगा और 20 का एसेट बढ़ा दूंगा। क्लियर है बच्चे? बट अगर मैं आपको बोलूं, मतलब मैं बोलूंगा तो और कंफ्यूजन होगी, बट ये तो बैंक के हिसाब से स्टेटमेंट है, तो थोड़ी अजीब सी बात है, लेकिन मुझे इसको लेके चलना पड़ा। अगर मैं ना भी बोलूंगा ना, आपको सीधा बोलता 20 रुपए ऐड कर दो, आप कर देते अभी। पर अभी कॉम्प्लिकेशन और बढ़ेगी, ये तो कुछ भी नहीं है अभी। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, आपके पास जो स्टेटमेंट में कितने का इंटरेस्ट इनकम दिया हुआ था बच्चे? एग्जैक्टली, बाय इंटरेस्ट इनकम 30, मैं ऐड कर रहा हूं और यू कैन से एक्रूड इनकम, कि भाई 20 रुपए कमा लिए, अभी तक पासबुक में नहीं दिख रहे। समझ रहे हो? तो इनकम कितने की हो गई? 50 की। और क्लोजिंग में कितना आ जाएगा बच्चे? अक्रूड इनकम 20। कहिए साहब, क्लियर है? बोनस टू ग्राउंड्स में आउटस्टैंडिंग कहाँ डालो बच्चे? लाइबिलिटी। ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग, क्लोजिंग में डाल दो पहले, तो क्लोजिंग में डाल दीजिए, क्लोजिंग में डाल दीजिए। ओके सर जी, पेमेंट कितने की करी है? 750 की पेमेंट करी, एंड 300 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। सो हाउ मच इज द टोटल एक्सपेंस? 1050 पेमेंट प्लस आउटस्टैंडिंग एट द एंड। ठीक है बच्चे? ओके, तो मैं इधर बोनस का क्या कर दूंगा बच्चे? 750 प्लस आउटस्टैंडिंग 300, दैट इज 105। और लाइबिलिटी में भी आउटस्टैंडिंग बोनस 300। ठीक है जी? ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, सिर्फ ऊपर वाला एक चेक वाला रह गया। आइए नीचे देखते हैं। फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 22, the honorarium to the secretary and the treasurers are to be increased by a total of 200। भाई वो कह रहा है 21-22 का साल है, ऑनरेरियम का कुछ खर्चा है, कितने से बढ़ा देना है हमने? 200 से। एक बार जरा देख लेते हैं ऑनरेरियम के बारे में क्या दिया हुआ। 400। पर जरा मुझे बताइए,
क्या ये 21-22 की पेमेंट है? आई मीन पूरा पढ़ते हैं, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर ऑफ, ज्यादा अच्छा होता अगर ये पूरा 20-21 लिख देते इसको। देखो भाई, मेरा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ना जिंदगी में, ठीक है, तो अच्छी लैंग्वेज क्या होती, ये कैसे लिखते हैं इसको? यानी कि उसने 21-22 में पेमेंट कितने की हुई है? अरे कौन से साल की? पिछले साल की, 20-21। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग 400। मैं बना देता हूँ, रुक जाओ, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, आराम से हो जाएगा, देखना एक बार। पिछला साल था 20-21, करंट ईयर है 21-22। 20-21 का एक्सपेंस कितने का है? 400। पर क्या आपने यहां पर पे करा था? नहीं करा था सर, बिकॉज 21-22 के डेटा में दिखाया जा रहा है कि ये वाला खर्चा कहां पे हुआ है, यहां पर पे हुआ, ये 400 की पेमेंट इधर पे हुई है। तो क्या ये बात प्रूफ नहीं करती कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है? ठीक है जी। दूसरी बात, अगर मैं करंट ईयर की बात करूं, करंट ईयर में उसने मुझे खर्चा नहीं बताया, कह रहा करंट ईयर में 200 से बढ़ा देंगे। तो करंट ईयर एक्सपेंस कितना हो जाएगा बेटे? 600 का। अब सवाल ये, क्या आपने इस 600 को यहाँ पे करा है? नहीं करा हुआ, रिसीट्स एंड पेमेंट में है नहीं 600 की पेमेंट। तो क्या ये आउटस्टैंडिंग नहीं हो गया 600? तो ओपनिंग बैलेंस शीट में 400 की लायबिलिटी, क्लोजिंग में 600 की, और खर्चा कितने का? 600। खर्चा तो 600 का है ना बेटे? ठीक है, चलिए आइए डालते हैं इसको। आउटस्टैंडिंग ऑनरेरियम क्लोजिंग में कितना आ जाएगा बच्चे? 600, और इसमें आ जाएगा 400, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में टू ऑनरेरियम कितना बच्चे? 600। कहिए, क्लियर है? ओके। 600, पिछले साल का 400 था, इस साल 200 से बढ़ा के करो। हाँ, टोटल 600। ठीक है। अब मुझे बताइए, क्या कोई पॉइंट बचा? एग्जैक्टली exactly, बट उसके अलावा तो कोई नहीं बचा। ठीक है, मैं कह रहा हूं अभी भी छोड़ दो आप। आओ जरा रिसीट्स एंड पेमेंट डालते। कैश किधर डालोगे आप? ओके सर, ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश आएगा सर जी। कितने रुपए था बेटे? 100 रुपीज। देन यहाँ पे डिपॉजिट्स भी था, कितना था? 2230। एक सेकेंड, 2230, और करंट अकाउंट में 600। यहां तक क्लियर है? अब यहाँ रुक जाइए अब आप। मुझे, आपने कैश लिखा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कैश इन हैंड। डिपॉजिट क्या होता है? एफडी। पर ये तो बैंक के हिसाब से है ना, क्योंकि वो स्टेटमेंट तो पासबुक थी ना। पर मैं यहाँ एज्यूम कर रहा हूं कि एफडी के अंदर कोई मूवमेंट नहीं होती, तो कैश बुक में भी वही है और पासबुक में भी है। अब आप मुझे करंट अकाउंट का बताइए। दिस 600 बैलेंस इज एज पर कैश बुक और पासबुक। अब अगर आप जिस इन्वेस्टर को ये दिखाएंगे, वो आपको ये नहीं बोलेगा कि ये तो आपकी बुक्स है, आपने बैंक का बैलेंस क्यों डाला है आपने, आप तो अपने हिसाब से डाली। क्या इसमें कैश बुक के हिसाब से नहीं होना चाहिए? ये बुक्स आपकी, जर्नल एंट्री आपकी, लेजर आपके, बैलेंस आप बैंक का क्यों उठा रहे हो? आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर आज मैं आपको बताता हूँ बच्चे, हम लोगों ने एक भी जर्नल एंट्री नहीं डाली, तो मेरी बैलेंस शीट क्या दिखेगी? लायबिलिटी भी जीरो, एसेट भी जीरो। पर अगर मैं अभी बोलूं मेरे करंट अकाउंट में 50,000 पड़ा हुआ है, तो क्या मैं उधर 50 दिखा दूंगा तो सही हो? प्रिंसिपल इनकरेक्ट है। पैसा पड़ा है, पड़े रहने दो, तुम जब एंट्री डालोगे तो ही तो बढ़ाओगे। तो आप मुझे बताइए, इज इट लॉजिकली करेक्ट और इनकरेक्ट? मैं 600 नहीं लिख सकता। अरे
मैं 600 रुपये नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि पासबुक का 1/4/21 का बैलेंस 600 है। मुझे पासबुक का बैलेंस नहीं चाहिए, मुझे कैश बुक का बैलेंस चाहिए। और आइए अब हम वो पॉइंट पढ़ेंगे। ये पॉइंट क्या कह रहा है? चेक्स ऑन 1/4/21, चेक्स अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर 300। आराम से देखिएगा, इसका मतलब वो कह रहे हैं चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट। पहले अब ये कन्वेंस मतलब समझिएगा पहले, ठीक है। चेक इशूड का मतलब क्या होता है? मेरी कौन सी बुक कम हो गई? कैश बुक। पासबुक अभी तक कम नहीं। तो 1/4 को कुछ ऐसे चेक थे जो ऑलरेडी इशू हो चुके थे, मतलब मेरी कैश बुक ऑलरेडी कम हो चुकी थी। और क्या पासबुक कम हुई थी? तो भाई पासबुक ये जो ऊपर है इसका बैलेंस तो आपको दिया हुआ है 600 रुपए। अब 600 में से कितना कम करूं? कितने का चेक है? 300। तो 600 में से जब मैं 300 कम कर दूंगा तो कैश बुक का ही तो बैलेंस आ जाएगा। एक बार फिर से बोलूंगा मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप आराम से सोचिए एक बार, कितने का चेक मैं इशू कर चुका हूं? 300 का, ठीक है। चलो, ऐसे बोलता हूं मैं एक बार, लिख के करेंगे तो आपके सामने रहेगा तो सही है। 1/4/21 को चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट। आप मुझे बताइए क्या कैश बुक में से कम हो चुका है? कैश बुक तो गिर चुकी है भाई, चेक इशू हो चुका है। चेक इशू का क्या मतलब होता है? मैंने आपको पेमेंट करनी है, मैंने चेक निकाला, मैंने चेक इशू कर दी, कैश बुक तो कम हो चुकी है। लेकिन क्या पासबुक कम हुई है? नहीं। यानी कि वो जो 600 रुपए का बैलेंस दिख रहा है उसमें एक 300 का चेक माइनस नहीं हो रखा। तो क्या मैं अगर इस पासबुक में से 300 का चेक माइनस कर दूंगा तो क्या मेरा कैश बुक का बैलेंस नहीं आ जाएगा? तो इसलिए बेटे मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा? ये जो 600 है, मैं ये बोलूंगा सर जी ये जो 600 है इसमें से 300 का बैलेंस कम कर दो, आपका कौन सा बैलेंस आ गया? कैश। आराम से ऑब्जॉर्व करिए, दोबारा रिपीट करना है तो मैं दोबारा कर दूंगा। आ गया ना समझ? अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो आओ जरा क्लोजिंग पे भी दिमाग लगा लेते। पहले तो क्लोजिंग का आप लिख दीजिए, कैश लिख दिया 250, लिख दो क्लोजिंग बैलेंस शीट में 250 लिखो। फिर बच्चे क्लोजिंग में 250 लिख दो, डिपॉजिट है मुझे कोई इशू नहीं है। अब मुझे बताओ ये जो बैलेंस है ये पासबुक के हिसाब से, ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। और साल के एंड में मैं 260 का चेक इशू कर चुका हूं, मेरी कैश बुक गिर चुकी है, पासबुक वहीं का वहीं है। तो पासबुक को कैश बुक के पास ले जाने में तो माइनस ही करना पड़ेगा। माइनस कितना करूंगा? 260। 150 के बैलेंस में से 260 माइनस करूंगा तो 110 रुपये आ जाएगा। मैं फिर से बोलता हूँ, आपका पासबुक का बैलेंस कितने का था 31 मार्च 2022 को? 150। दिस इज एज पर पासबुक। आपने साल के एंड में कितने का चेक इशू कर दिया है? 260। सो कैश बुक इज बीइंग रिड्यूस। और क्या पासबुक आपकी रिड्यूस हुई है? नहीं। तो पासबुक तो ऊपर है ना वो 150। तो अगर उसको मुझे कैश बुक पे लेकर आना है तो कितना माइनस करूंगा? 260। तो 150 माइनस 260 कितना आ जाएगा बच्चे? 110। ओ माई गॉड, मतलब सर ये ओवरड्राफ्ट हो गया। हाँ बेटे हाँ, यू कैन से बैंक ओडी। आपका जो करंट अकाउंट है वो 110 रुपए नेगेटिव पर है। सिंपल सी बात इतनी थी, आपको पासबुक का बैलेंस दिया हुआ था, आपने कैश बुक का बैलेंस निकाला। क्योंकि बैलेंस शीट आपकी है तो बैलेंस भी आपके हिसाब से। कहिए क्लियर है बच्चे? ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, अच्छे से समझा आपने, गुड। सर इसके बाद क्या करना है बेटे? अभी भी एक पॉइंट आएगा लेकिन मैं अभी नहीं बोलूंगा। अब अपने पास हमको क्या करना है? अब आपके पास ये सारा डेटा है, इसमें बस मैं आपको कह रहा हूं आप एक पॉइंट छोड़ देना बस, रिपेयर का।
और आइए अब एनालाइज करते हैं। कैश इन हैंड डाल दिया, ये भी डल गया, ये भी डल गया, बैंक इंटरेस्ट भी डल गया, डोनेशन का भी हो गया। रिसिप्ट फ्रॉम, भाई ध्यान रखना ये नहीं डला, लेकिन आप यहाँ देखेंगे कॉस्ट ऑफ टीज भी है, तो नेट नेट कितने की इनकम दिखा दूंगा, 50 की। 300 की रिसिप्ट सीधा क्रेडिट साइड में दिखा दूंगा। अभी आप डालते रहना, मैं एक बार बोल देता हूँ। कॉन्ट्रीब्यूशन टू फेयर, मतलब ये पैसा आया और आप फेयर की पेमेंट देखिए 400, तो 300 का खर्चा दिखा दूंगा नेट करके। ठीक है जी। सेल ऑफ इक्विपमेंट हो गया हमारा। नेट प्रोसीड्स ऑफ वैरायटी एंटरटेनमेंट इनकम दिखा दूंगा। डोनेशन फॉर फोर्थ कमिंग टूर्नामेंट लाइबिलिटी दिखा देंगे आप इसको। ठीक है जी। इधर आ रहा हूं, ग्राउंड में फीस हो गया आपका, ये हो गया। रेंट ऑफ ग्राउंड, इसको कहाँ डाल दूं, खर्चे में डाल दो सिर्फ। प्रिंटिंग एंड ऑफिस को खर्चे में डाल दो। ऑनरेरियम हो गया, सारी चीजें डाल दीजिए रिपेयर को छोड़ के। ठीक है, और फिर आखिरी पॉइंट बोलूंगा और फिर डन है बच्चे आपका। ये बहुत बार आया हुआ है एग्जाम्स में। नहीं जी बच्चे, रिपेयर के ऊपर बोलूं कुछ। अरे वो तो हो गया, प्रिंटिंग ऑफिस हो गया होगा बच्चे, है ना, वो तुमने डाल दिया था। ठीक है ना। हो गया। अब भाई एक और गहरी बात बोलता हूँ भाई, बोलूं। रिपेयर की पेमेंट कितने की है आप। हाँ। क्यों माइनस होगा। एक बार बोलूंगा एक बार। सब बच्चों को रिपेयर का खर्चा दिख रहा है, कितने का खर्चा। ये 500 कैश बुक के हिसाब से, पासबुक के हिसाब से। ये पूरी स्टेटमेंट क्या दी, ये पूरी स्टेटमेंट पासबुक है ही, पासबुक है ही। क्या इसमें वो वाला चेक नहीं लग गया होगा जो पिछले साल ही इशू हो गया। आपने पिछले साल एक चेक इशू करा था, बिल्कुल आएगा। सुनिएगा एक बार। पिछले साल चेक इशू हो चुका है, कितने का, पर पासबुक से तो माइनस नहीं हुआ था ना, तो क्या करंट ईयर में हो गया होगा। इसलिए इस 500 के अंदर वो 300 की पेमेंट दिख रही है जो इस साल का खर्चा नहीं है। जब आपने चेक पिछले साल इशू करा तो मैं तो यही मानूंगा ना पिछले साल का खर्चा था, पर वो 300 के चेक की पेमेंट तो यहाँ 500 में घुस गई होगी। मैं आउटस्टैंडिंग की बात नहीं कर रहा, ये कहीं आप ये सोचो आउटस्टैंडिंग एट द ना, चेक इशू कर दिया मैंने। लेकिन आप मुझे बताइए क्या इस 500 के अंदर वो 300 का चेक लगा हुआ है नहीं लगा हुआ। एग्जैक्टली वाई, बिकॉज दिस इज पासबुक। मतलब ये हमारी कंक्लूडेड बात थी। तो अगर ये 500 अगर मेरा पासबुक है, तो सर इसके अंदर क्या वो 300 का चेक
जो पिछले साल इशू हुआ था वो तो इस साल माइनस दिख रहा है ना, बट इज इट योर एक्सपेंस ऑफ दिस ईयर? क्या ये 300 इस साल का खर्चा है, ये जो पेमेंट में दिख रहा है? नहीं, तो आपको 300 को माइनस करना। मैं ये आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग नहीं कह रहा, वो मत सोचिए, लाइबिलिटी में नहीं दिखाने वाला इसको मैं कहीं भी। सिर्फ अभी ओपनिंग नहीं लिखना, चेक इशूड अर्लियर या ऐसे करके माइनस, एक बार अभी वो देखते हैं, वो बता दूंगा, वो तो जरा सा ही हिंट देनी है बस। अब आप मुझे बताइए, साल के एंड में कितने का चेक इशू करा था आपने? क्या वो, मेरा आपसे सवाल है, क्या वो करंट ईयर का खर्चा होगा? यस। बट क्या वो पेमेंट में दिख रहा है अभी तक? नहीं, बिकॉज पासबुक, तो उसको आप क्या कर दोगे, प्लस का। ये बहुत गहरी बात है बेटी, समझ रहे हो? तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि सर जी, जो रिपेयर का खर्चा है, जो 500 का है, उसमें से मैंने माइनस करा चेक ऑलरेडी इशूड। कौन सी डेट को? 1/4/21 को। और मैं प्लस कर दूंगा जो भी चेक इशूड है ऑन 31 मार्च 22। कितना आ जाएगा बच्चे? अब आंसर निकालना है बस, और कुछ नहीं रह गया। 260 था मैंने जो लिखा है ना, ये 260 है बेटे। थोड़ी सी हैंडराइटिंग को समझो बेटे मेरी। तो बना दो भाई, मैच कर दो अब। अगर आपने मैच कर दिया बेटे तो छा गया, पूरा क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया बेटे। अदर। लाइबिलिटी साइड और कुछ नहीं, बैंक की डोनेशन है, ये रिसीट्स एंड पेमेंट का हो गया, मैच हो गया। आंसर दिखाऊं मैं अब? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में
आपका सरप्लस आया 40 का। ओ माय गॉड। क्या मैडम, क्या कह रहे हो बच्चे? बोनस वो इन्होंने अलग अलग दिखाया है। इन्होंने क्या कर दिया, इनके साथ 750 और नीचे 300 ऐड करा हुआ, 1085 आया नहीं 40 किसी का। हाँ करे करे मैडम। फिर ये रहा मैडम, ये 30 का ये रहा, और फेयर भी इधर ही होगा, खर्चा था ना 300 का, ये रहा फेयर भी 300 का। इनका आंसर सही है, आप मतलब सोचो कि गलती आपसे कहाँ हुई है। देखता हूँ 40 आया तेरा पहले सरप्लस, 3080। हाँ जी, वेरी गुड। तो लग रहा है बच्चों का 40 रुपए का वो नहीं आया अभी शायद से। सरप्लस आ गया बच्चों का, आया सरप्लस नीचे रशीद का आया। हाँ दोस्त क्या कह रहा? इनका बंदा थोड़ा सा ऐसे 750 में ना 300 नीचे प्लस करे हुए हैं, तो हमने जैसे 1050 दिखाया हुआ था, तो वो नहीं है, मतलब करेक्ट है वो। बारह नंबर या 25 आधे घंटे में आपको ना 16 नंबर खत्म करना होगा। अगर 1 घंटे में 33 तक करोगे तभी 3 घंटे में 100 होगा। नॉट नेसेसरी है सर, जरूरी नहीं है। इजी था। जी 40 आया क्या? सर ये आपको वो बोलते हैं ना कि एडजस्ट करने के लिए की जगह पे 30 को फिर दूसरी जगह हो गया बना। बट एग्जाम में कर देना उसको, क्योंकि वो नंबर कट जाता है नहीं तो। नंबर 5 मिनट पहले तेरे को बताया था 12 का पट होना जाएगा।
क्या कोशिश करो कि इसको ले लेंगे। एक स्टूडेंट का बहुत सही होता है। वो जब पेपर चेक करता है उसको यही होता है पास करना है बच्चों को। स्कूल में क्या होता है? हाँ जी बच्चों, क्या करूं, आगे बढ़े? ओके, तो आओ बेटे, लास्ट क्वेश्चन बच्चे। क्या लास्ट क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना चाहेंगे? इतना भरोसा है आपको खुद पर? ट्राई करोगे? सर ट्राई कर लेंगे, होए ना होए कोई गारंटी नहीं। कोई बात नहीं बच्चे। तो हमने लास्ट क्वेश्चन जो करना है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का है। और ये देखिए वो इलस्ट्रेशन में 12 है। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है बेटे। आपने खुद बोला है आप ट्राई करोगे, मैं आपकी बात कैसे टालू बेटे? है ना? बस बस इतना सा कर लोगे बच्चे ट्राई? उसके लिए क्वेश्चन नहीं था आपके गाइड जैसा नहीं था। हाँ? तो बहुत सारी नई नई चीजें कर दी था, पार्टी में डांस करके लगा ऐसे थोड़ा ना होना चाहिए, डांस कर रहा था ऐसे ऊपर, इसको देखना पड़ रहा था डांस। हाँ ये जब भी, हाँ हाँ ठीक है। चलिए, तो इलस्ट्रेशन में 12 देखते बच्चे मैं ही कराऊंगा, ठीक है। ले, और ये भी पेपर में आ जाता है, पर देखने में लग रहा है कोई ऐसा कोई ये नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ है। जिस पॉइंट की वजह से करा रहा हूँ वो अच्छे से हैंडल करेंगे, हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये बस एक चीज मेरे को यहाँ पे आसानी हो जाएगी, मैं एक बार सेव कर लेता हूँ। 1 मिनट रुकना, क्योंकि ना ये पूरा क्वेश्चन आपको भी स्टार्ट तो कराऊंगा, पर इसमें मेन चीजें हम करेंगे फिर तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो आपको लगेगा हाँ सर अब तो डन हो जाएगा। आओ बेटे आओ। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, ये क्या दिया हुआ है सर? ये इनकम एंड एक्सपेंस दिख रहा है भाई। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस एंड पर्टिकुलर्स ऑफ रिपब्लिक कॉलेज, कॉलेज की डेटा दे रखा है। हमें बनाना क्या है बच्चे? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22, यानी कि कौन से साल का बेटा? और बैलेंस शीट भी बनानी है 31 मार्च 22। बट बड़े ही प्यार से देखिएगा, ये आपको दे रखा है। ओ माय गॉड, लेकिन इसका डेबिट क्रेडिट तो मैच हो रहा है बेट। इसका मतलब ये क्या है? ट्रायल बैलेंस। और अगर ये ट्रायल है ना, तो बच्चा यही देख के सोचता है कि भाई ये कैसे ही हमें कैसे ही पता लगेगा। एक छोटी सी बात बताओ, क्रेडिट साइड पर क्या होता है? कह सकता हूं या तो इनकम होगा या लायबिलिटी, तो इतना ही तो कंक्लूड करना है बात के अंदर। डेबिट साइड पे या तो एक्सपेंस या फिर एसेट। आइए पहले एक बार हम क्रेडिट साइड को एनालाइज कर, कि आप बताइएगा ये इनकम है लायबिलिटी। देखो भाई, इनकम होगी तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा, लायबिलिटी है तो बैलेंस शीट में भेज देंगे। सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस रिसिप्ट, एग्जैक्टली, कंसल्टेशन रिसिप्ट, सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम स्टूडेंट्स, लायबिलिटी। एक तरीके से आप जब डिपॉजिट लेते हैं तो आप उसको वापस कर रहे होते हो, लायबिलिटी। कैपिटल फंड, रिसर्च फंड, बिल्डिंग फंड, प्रोविडेंट फंड, ट्यूशन फीस रिसीव, गवर्नमेंट ग्रांट। इस पे एक कंफ्यूजन आ जाती है कि इनकम ले रहे हैं क्या है। ठीक है, तो ये इन्होंने क्या ट्रीट करा हुआ है? इनकम। और इस पे कोई रूल नहीं, आप बोलो नहीं सर हम तो इसको लायबिलिटी मानेंगे, मान भी सकते हो, कुछ वो नहीं है उसमें तो। ठीक है, हो सकता है ग्रांट जो सरकार ने दिया है वो वापस करना है या कुछ है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है। डोनेशन, इनकम क्यों? क्योंकि कोई नाम नहीं लिखा हुआ है ना। इंटरेस्ट इन डिविडेंड ना, इनकम ही है जी। हॉस्टल रूम रेंट, मेस रिसिप्ट, कॉलेज स्टोर सेल्स। मैं इसको मार्क इसलिए कर रहा हूं, इसके ऊपर जो पॉइंट है वही मेरे को एक मेन बताना है, जो स्टोर का पॉइंट है ना,
जैसे वो होता था ना मेडिसिन का या स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, उसके ऊपर काफी गहरा पॉइंट आएगा। पर हाँ, अभी के लिए इसको छोड़ा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी। सर क्रेडिट साइड पे कुछ रह गया क्या? हाँ बेटे हाँ। ओ माय गॉड, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये क्या है सर? बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन। आई मीन 480 जो है, याद है प्रोविजन का बैलेंस होता था, ये वो है। ये भैया याद है ना, अगर फिक्स्ड एसेट 100 का है और आज तक की डेप्रिसिएशन 70 की है, तो लायबिलिटी साइड में तो दिखाने का तरीका होता है। तो आप मुझे बताइए कितने का प्रोविजन चल रहा है ऑलरेडी? हाँ, तो ये इसको मैं कह सकता हूँ लायबिलिटी ही है मेरी, क्रेडिट साइड है तो। ये भी लायबिलिटी है, ये भी लायबिलिटी है, आई एम सॉरी, ठीक है। तो ये सारे जो तीन बैलेंसेस हैं वो मेरी लायबिलिटी है। बिल्डिंग, प्लांट और फर्नीचर, ठीक है जी। सर अभी तक मैंने कोई एडजस्टमेंट की बात नहीं करी, अब मैं आपको डेबिट साइड का एनालिसिस कराना चाहता हूँ। आइए डेबिट साइड का एनालिसिस कर। ऐसे करोगे तो ही हैंडल कर पाओगे बेटे क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या दे रखा है ये? मार्क कर रहा हूँ भाई इसको। क्यों मार्क कर रहा हूँ मालूम है? स्टोर की बात कर रहा है वो। ठीक है, कॉलेज के अंदर किसी का स्टोर था, कंज्यूम कितना हुआ, बहुत डिटेल निकालनी पड़ेगी। परचेज ऑफ स्टोर अभी नहीं डालूंगा इसको, आप अपने आप कनेक्ट कर रहे होगे। ओपनिंग दे रखा है, प्लस परचेज हो रहा है, कुछ सेल हो रही है, समझ रहे हो? सैलरी ऑफ टीचिंग ये बता दीजिए। कह सकता हूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। रिसर्च, ये ना वो ये कहना चाह रहा है, सैलरी ऑफ टीचिंग स्टाफ, रिसर्च एक्सपेंस, सब्सक्रिप्शन, आई एम सॉरी, स्कॉलरशिप, इनकम एंड एक्सपेंस, स्टूडेंट वेलफेयर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिपेयर एक्सपेंस, ठीक है, गेम्स एक्सपेंस, मिसलेनियस, रिसर्च फंड इन्वेस्टमेंट एसेट है भाई, इन्वेस्टमेंट नाम लिखा है ना, बैलेंस शीट में चला जाएगा। अदर इन्वेस्टमेंट, प्रोविडेंट फंड, इन्वेस्टमेंट लिखा है क्योंकि। सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस, कंसल्टेशन, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड मोटर व्हीकल भी। बस, अगर ये सिर्फ ट्रायल दिया होता तो आप आराम से पोस्ट कर दोगे, ठीक है। आइए अब एडजस्टमेंट पर आता है। ये वाला पॉइंट को फिर दोबारा मार्क कर रहा हूं, बस इसको ध्यान से क्या देखना है। मटीरियल एंड सप्लाईज, भाई वो जो स्टोर की बात हो रही थी, कंज्यूम, ओके। आपको कंज्यूम्ड गिवन है, क्या आप मुझे इसका टोटल कंज्यूम्ड बताएंगे? 3 लाख। किनारे आने वाला है क्वेश्चन बस। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है वैसे? ट्यूशन फीस रिसीवेबल फ्रॉम गवर्नमेंट 80,000। क्या ट्रीटमेंट करूं आप बता दो उसका। आपने क्या बनाना है? इनकम एंड एक्सपेंस बैलेंस शीट बनानी है। ये जो ट्यूशन फीस है रिसीवेबल है ना, आपको मिलना है भाई, कॉलेज हो आप। हमेशा मत सोचो बेटे आपने पे करनी है फीस जो है ना, कॉलेज को तो मिलेगा। तो 80,000 का एसेट हो गया और 80,000 की इनकम दिखा दूंगा मैं, दो एडजस्टमेंट हो गई, इसमें तो कोई बात ही नहीं है इतनी ना। रिसीवेबल है भाई, रिसीवेबल। मैं एक बार बोल देता हूं, हाउ मच इज टोटल यू हैव रिसीव, यू रिसीव्ड 8 लाख। कितना भी बच रहा है? 80,000। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 880 दिख जाएगा, बैलेंस शीट में 80,000 का एसेट दिख जाएगा। ये वाली एडजस्टमेंट हो जाएगी बच्चे। आई, अगला पॉइंट फिर अच्छा है जी। स्टोर, दोबारा जहां पे स्टोर है सर मेरे को वो बताना है आपको, बाकी क्वेश्चन में दम ही नहीं। और उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है? डेप्रिसिएशन। आइए स्टोर की इतनी बात होगी तो फोकस कर। क्या आप मुझे मेरा ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टोर बता सकते हैं? दिया था ना बच्चे? कितना है बच्चे? 3। और परचेज भी साथ में ही देख लेंगे, 8 लाख। बहुत अच्छी बात है, 3 लाख। और परचेज ऑफ स्टोर ड्यूरिंग द ईयर 8 लाख। टोटल स्टोर कितने का आ गया आपका? 11 लाख। और कितना कंज्यूम्ड कर दिया आपने? बहुत अच्छी बात। आप समझ रहे हो जो कंज्यूम्ड है,
इसको मैं कहाँ दिखा दूंगा, इनकम एक्सपेंडिचर। जो स्टोर कंज्यूम हो गया, काय बात का स्टोर है, हमें क्या लेना देना। मेडिसिन का हो, स्पोर्ट्स का हो, जिस मर्जी का स्टोर हो, जिस मर्जी का कंजम्पशन होता हो, 3 लाख रुपए कंज्यूम हो गया, खर्चा हो गया मेरा। और अगर आप समझदार हो तो ये जो 3 लाख है इसको किधर डाल दोगे, बैलेंस शीट में। और जो परचेज करा है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर नहीं जाएगा, कहीं ये गलती मत कर देना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो कंज्यूम जाना था। अब आगे समझिए, क्या आप इस स्टोर को, वॉट एवर स्टोर इट इज, क्या आप इसको अपने कॉलेज में ही कंज्यूम करते थे, आपने कुछ बेच भी दिया, आपने बेचा भी है जी। ये देखिए, कॉलेज स्टोर, बट दिस इज द सेल प्राइस। व्हाट इज द सेल प्राइस ऑफ कॉलेज स्टोर, 750। व्हाट इज द कॉस्ट, क्योंकि मैं तो ये स्टेटमेंट बना रहा हूं ना, मैं यहां से सेल प्राइस कैसे माइनस करूं क्लोजिंग निकालने के लिए। आप समझ रहे हो, मैं यहां से 7.5 लाख थोड़ा ना माइनस कर दूंगा, वो तो सेल प्राइस है। अब उसके लिए आपको दिया हुआ है कि स्टोर का सेल प्राइस कैसे फिक्स हुआ है भाई, 10% ऑफ सेलिंग प्राइस। 10% ऑफ सेलिंग प्राइस का मतलब हुआ 75,000। 75,000 को हटाऊंगा तो इसका मतलब क्या वैल्यू आ जाएगी, 6,75,000। दिस इज द कॉस्ट ऑफ स्टोर्स दैट इज सोल्ड आउटसाइड। ओ सर निकाल क्यों रहे हो, ओ बेटे स्टेटमेंट का लॉजिक तो होना चाहिए ना। अब ये मेरा क्या आया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टोर कितना है बच्चे, कितना है बताओगे, 1,25, 1,25,000 आ रहा, विच मीन्स ये चला गया आपका बैलेंस शीट में, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में, बनानी है नहीं बनानी, वैसे कैपिटल फंड दिया हुआ है, शायद से जरूरत नहीं पड़ेगी। कंज्यूम्ड किधर चला गया, मेरा आपसे एक सवाल है, जो आपने बाहर बेचा है, देखते हो आप क्या दिमाग लगाते हो। व्हाट इज द सेल प्राइस दैट यू सोल्ड आउटसाइड, 750। व्हाट इज द कॉस्ट, 675। व्हाट इज द प्रॉफिट, 75,000। क्या मैं सीधा 75,000 दिखा दूं, दिखा सकता हूँ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दो तरीके हैं, एक आप सेल दिखाओ यहाँ पे पूरी 7.5 की, 675 की कॉस्ट दिखाओ, अपने आप प्रॉफिट इंपैक्ट आ गया। या आप सीधा क्रेडिट साइड में लिख दो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्टोर 75,000। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन अभी देख लेंगे, लेकिन ले देके ऐसे तो नहीं होगा ना बच्चे, 7.5 भी दिखा दिया, 675 भी दिखा दिया और यहाँ प्रॉफिट भी दिखा दी, तो डबल बुकिंग हो गई ना। आपको समझ आ गया क्या चीज बोल दिया मैंने। तो इससे ऊपर आपकी स्टोर की बात नहीं है। पहले आप मुझे बताइए, क्या स्टोर वाली बात समझ आ गई बच्चे। इसको भी लिखवा दूंगा और क्वेश्चन तो आप आराम से कर लोगे, पर ये वाली स्टेटमेंट समझ आनी चाहिए। ये क्लियर है, लास्ट पॉइंट करते हैं और फिर एक बार देखेंगे। लास्ट पॉइंट इज depreciation is provided on straight line basis on the following। बिल्डिंग पे क्या रेट है भाई, तो आप पहले बिल्डिंग का ही एनालिसिस कर लेते। मेरा आपसे सवाल है, आपने पूरा ट्रायल पढ़ लिया, क्या बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन में चार्ज कर चुका हूं या नहीं करा, नहीं कर, हाँ, नहीं, मैं वो रिफाइन करना है आपको। मेरे जो सवाल है वो समझिए, ये आपके सामने ट्रायल है और मेरा क्वेश्चन है, क्या ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन की एंट्री डल गई, नहीं डली, रीजन, एग्जैक्टली। क्या कहीं भी आपको डेबिट में डेप्रिसिएशन दिखा, नहीं दिखा। अरे सर प्रोविजन दिख रहा है, ओ भाई वो तो लाइब्रेरी तो पिछले साल की भी चल रही होगी। करंट ईयर में डेप्रिसिएशन डला होता तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन का लेजर होता ना खर्चे का, वो नहीं है इधर। ठीक है, तो आप समझिए डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं डली। सर अब बात इतनी सी है कि बिल्डिंग है कितने की, और आपको इतना समझ आना चाहिए कि ये ग्रॉस पे है, और बिल्डिंग पे प्रोविजन कितने का बन चुका है, 480। इसका मतलब मोटा मोटी ये कितने की है, 11-20 की बिल्डिंग है ये। क्योंकि बैलेंस शीट में कैसे दिखाया जाता है बेटे, बिल्डिंग 16 लाख, 4.8 लाख का प्रोविजन, 11.2। बट द पॉइंट इज, क्या डेप्रिसिएशन की एंट्री डल चुकी है, नहीं डली, तो भाई कितने रुपए की एंट्री डलेगी, 16 लाख का 5%, 80,000। इसका मतलब डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन 80,000, डेप्रिसिएशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा, और प्रोविजन कितने का हो जाएगा आपका, 5,60,000 का। 480 का चल रहा है, 80,000 और जुड़ जाएगा।
यानी कि बैलेंस शीट में बिल्डिंग आएगा 16 लाख, लेस प्रोविजन 5.6 लाख हो जाएगा बच्चे, और कितना आ जाएगा ये 10,40,000। क्लियर है? क्लियर है ना एकदम? ओके, अगर आपको क्लियर है, अब आप कहीं नहीं अटकोगे। आइए देखते हैं, प्लांट एंड मशीनरी बताइए कितना रेट है बच्चे? 10%। बहुत अच्छी बात है जी। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी है? 8.5 लाख। पूरे साल की डेप्रिसिएशन होगी 85,000, पीएनएल में चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर। प्रोविजन कितने का चल रहा है? 510, इसमें 85 जोड़ दोगे 599 माइनस हो जाएगा वहां से बैलेंस शीट। फर्नीचर 6 लाख का है, और फर्नीचर पे रेट कितना है? तो 60,000 हो गया। 6 लाख का फर्नीचर है, 60,000 की डेप्रिसिएशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाएगी, और 336 का ऑलरेडी चल रहा है, तो 396 हो जाएगा वो। तो बैलेंस शीट में आप 6 लाख माइनस 396 दिखा देंगे। मोटर व्हीकल पे कितना है? 20%। मोटर व्हीकल है कितने की? 180। अब मेरा आपसे सवाल, मोटर व्हीकल का प्रोविजन कितने का चल रहा है? इसका मतलब इट इज परचेज न्यू, नया खरीदा होगा, चल ही नहीं रहा है। या पुराने सारे बिक गए होंगे तो अब नया लिया होगा, जो मर्जी हो। तो 180 का 20% 36,000। तो 36,000 का इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाएगा, और बैलेंस शीट में 180 माइनस 36,000 का। मुझे बताइए, कोई दिक्कत यहाँ तक? क्या ये क्वेश्चन अब एग्जीक्यूट हो जाएगा? इससे ज्यादा और कोई बात नहीं है बेटे, प्रेजेंटेशन देखने वाली बात। कर लोगे इसको? अभी करोगे या घर पे करोगे? हाँ, हाँ, मतलब ये कॉन्सेप्ट पूरा आपने एकदम डिटेल देख लिया है, तो मेरे हिसाब से इसको घर में कर लेना। और अब आप एनपीओ के अंदर आपका सारा का सारा डिस्कशन ओवर है बच्चे। ठीक है? तो जितना भी है वो अच्छे से, सीएमए की बुक हो, मेरी बुक हो, या अपनी आईसीआई की अगर आप बुक कर रहे हैं, वॉट एवर, किसी भी सोर्स से करके इसको खत्म कर देना। ऑल क्लियर टिल हेयर? ओके, तो सर जी इतना रखते हैं। और नेक्स्ट क्लास में ना बच्चों एक चीज है, अब सीएमए की क्लास अलग करनी है मुझे, क्योंकि अब आपका आई थिंक एनपीओ के बाद ना कंसाइनमेंट जॉइंट वेंचर दो बच रहे हैं। ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में तो मैं बोनस और वो कराऊंगा, तो सीएमए की नहीं होगी, तुम्हारा टाइम पहले निकालूंगा या कुछ करूंगा, एक बार इन्फॉर्म करूंगा मैं। ठीक है बच्चों? चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।